हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज एक और इंपॉर्टेंट वीडियो जहां पे हम लेसन नंबर 2 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हो वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336, जहां पे इसके सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी मिलेंगे, साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और प्रैक्टिस के लेवल से क्वेश्चन भी गिवन होंगे जो 10 ईयर में या फिर प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ठीक है। और भाई एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप लोग किसी भी सीरीज का एग्जाम कंप्लीट हो तो उसके क्वेश्चन पेपर्स इस नंबर पे सेंड कर देना, ताकि जो आने वाले जो बच्चे होंगे ना, फिर स्टूडेंट्स होंगे, ताकि उनको हेल्प हो जाए, ताकि मैं उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाऊं। आई बात समझ में? दूसरी बात, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो आप लोगों की, कोई भी डाउट आ जाए, किसी क्वेश्चन में डाउट आ जाए, किसी वीडियो में डाउट आ जाए, किसी टॉपिक में डाउट आ जाए, तो आप इस नंबर पे वो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं सीरीज के हर एक सीरीज के एंड में ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जहां पे मैं सारे डाउट्स को लेके चला करूंगा कि बच्चों के इन टॉपिक्स पे डाउट आई थी तो इन टॉपिक्स को मैं ऐसे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। तो जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी चीज में कोई भी दिक्कत हो, आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो आते हैं आज कंसेप्ट पे जहां पे हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर। तो इस वीडियो में क्या समझना होगा? हमें समझना होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल इनकम, नेशनल कैपिटल एंड नेशनल वेल्थ। मतलब क्या डिफरेंस होता है नेशनल इनकम के बीच में, नेशनल कैपिटल के बीच में और नेशनल वेल्थ के बीच में। तो समझते हैं क्या करके। तो पहली बात तो भैया ये है कि नेशनल इनकम हमारा क्या होता है। ठीक है, उसको समझते हैं। तो हमने दो तरह के कंसेप्ट पढ़े थे, एक फ्लो कंसेप्ट, एक स्टॉक कंसेप्ट। जब भी हम किसी चीज को एक टाइम पीरियड के अंदर नापते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? फ्लो कंसेप्ट। ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि नेशनल इनकम एक ऐसी इनकम होती है पूरी कंट्री की जो हम एक फाइनेंशियल ईयर में निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब अगर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जिनको नहीं पता याद दिलाता हूं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो इनकम हम इस टाइम पीरियड में कैलकुलेट करने वाले हैं इसको हम क्या बोल देंगे? नेशनल इनकम। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा फ्लो कंसेप्ट। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट बट नेशनल कैपिटल एंड नेशनल वेल्थ इज ए स्टॉक कंसेप्ट। और जो नेशनल कैपिटल है और नेशनल वेल्थ है हमारे पास क्या? एक स्टॉक कंसेप्ट है। पर पता है स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है? पहले हमें वो समझना होगा, वो समझते हैं। तो स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है? जो बिल्कुल हम उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं समझाता हूं यहां पे। देखो, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड एवरी ईयर। एवरी ईयर को अगर और ठीक करना मैं बोल सकता हूं एवरी फाइनेंशियल ईयर। बट नेशनल कैपिटल एंड वेल्थ कांट बी एस्टिमेटेड एवरी ईयर। पर हम इसे हर साल नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि इट इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। इसमें क्या इंक्लूड होता है? स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स एंड लैंड। अब बात है कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो आप लोग ना जब छोटे थे ना 11वीं क्लास में या फिर 12वीं क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा होगा व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, वो प्रॉब्लम थी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस। और गुड्स प्रोड्यूस के हिसाब से दो तरह के होते हैं, या तो कैपिटल गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स। अब बात यह आती है कि भाई कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, ऐसे फिक्स्ड एसेट, मशीनरी, ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। सपोज करो हमने एक मशीन खरीदी ताकि हम उससे किसी भी टाइप का प्रोडक्ट बना पाए, तो हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। लेकिन अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करे। जैसे मैंने मार्कर खरीदा किस चीज के लिए? ताकि मैं इसे यूज कर सकूं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कंज्यूमर गुड। लेकिन मैंने कैसी मशीन खरीदी जिसमें मार्कर बनाऊं, तो वो मैंने क्या एस्टैब्लिश किया? एक बिजनेस। तो मैंने क्या खरीदी? कैपिटल गुड। उसकी हेल्प से मैं क्या बनाऊंगा? मार्कर्स बनाऊंगा और उसको सेल करूंगा, तो मैंने क्या हो जाएगी? कैपिटल गुड्स। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये तो हमारा कैपिटल गुड्स के बारे में। अब आगे समझते हैं। तो लैंड में हमारी क्या होती है? कैपिटल गुड्स होती है। एंड नेट फॉरेन एसेट्स। नेट फॉरेन एसेट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो विच इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन एसेट्स माइनस में फॉरेन लायबिलिटीज। यानी कि फॉरेन की कितने एसेट्स हमारे पास है, यानी कि फॉरेन से कितना पैसा, कितना रोकड़ा हमारे पास आने वाला है, और माइनस वो करेंगे कितना जाने वाला है। ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है? ठीक है, नेट फॉरेन एसेट। नेट का मतलब क्या होता है? वो चीज माइनस करने के बाद, लायबिलिटीज माइनस करने के बाद। ठीक है। अब एक चीज और भी होती है, जो हम लोग जो मेथड्स अप्लाई करते हैं ना उसको हम आगे समझेंगे भी। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने के लिए? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए या फिर नेशनल वेल्थ कैलकुलेट करने के लिए। वो सब है ना सिर्फ एक शॉर्ट टर्म
पीरियड के लिए नहीं होता, कभी भी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अप्लाई करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कुछ मेथड्स होते हैं उन्हें सिर्फ हम लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना काफी मुश्किल होता है, फिर एंटीसिपेट करने का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है। आगे देखते हैं। अब हमारे पास आता है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जहां पे एक फॉर्मूला बनता है हमारा, सेविंग इक्वल्स टू आई प्लस में सी ए। बात रही आई और सी ए क्या है? एस मतलब हमारा सेविंग, ठीक है, इसको नेशनल सेविंग भी बोलते हैं। आई हमारा इन्वेस्टमेंट, नेशनल इन्वेस्टमेंट, सी हमारा करंट अकाउंट बैलेंस। अब आती है इक्वेशन कैसे बनी है ये, एस इक्वल्स टू आई प्लस में सी। तो हम एक थोड़ा सा ना सरल एग्जांपल चलते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं 1 लाख रुपए, समझ रहे हो, 1 लाख रुपए पड़े हैं उसके अकाउंट में। अब वो इस 1 लाख से क्या कर सकता है, जो उसकी सेविंग्स है, या तो वो इसे इसमें से कुछ पैसा ऐसा हो 50,000 रुपए उसे क्या कर दे, इन्वेस्ट कर दे। अब इन्वेस्ट कहां कर सकता है? स्टॉक मार्केट में कर दे, इक्विटीज में कर दे, म्यूचुअल फंड में कर दे, रियल एस्टेट में कर दे, जहां पे उसका मन करा उसने इन्वेस्ट कर दिया ताकि वो हाईयर रिटर्न जनरेट कर पाए। ठीक है, तो उसके पास बैलेंस कितना बचेगा? अगर उसने 1 लाख में से 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो बोलोगे भैया 50,000 बाकी रह जाएंगे, क्योंकि 50,000 तो भाई इन्वेस्ट कर चुका था कि वो हाई रिटर्न जनरेट कर पाए। तो कितना बचा उसके पास? सिर्फ 50,000 रुपए। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे कि जो हमारे जो सेविंग होती है वो चाहे हमारी हो चाहे नेशनल सेविंग हो, उसके 2 ही पार्ट बनते हैं, एक इन्वेस्टमेंट और एक करंट अकाउंट बैलेंस। तो सेविंग हमारा क्या होता है? आई प्लस में सी ए। अब यहां से आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या कि अगर मुझे करंट अकाउंट बैलेंस निकालना है तो यहां से मैं सीए का फॉर्मूला क्या बनाऊंगा, ये आई यहां के माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने मैथ में इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी है कि ये यहां के प्लस में है, यहां पे आके माइनस का हो जाएगा, तो एस माइनस में आई। तो ये हमारा हो जाएगा सी का फॉर्मूला एस माइनस आई। तो अगर मैं इसको समझूं तो देखो, अगर सेविंग हमारे पास क्या है, ठीक है एक अमाउंट में, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम सेविंग से फालतू कर रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? लोन लेके, है ना। कई लोग लोन लेके भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे लोन पे जमीन ले ली, लोन पे लैंड ले लिया, लोन पे घर ले लिया, ठीक है। तो लोन लेके हम भी एसेट जनरेट करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या देखो ये रहा, तो ये हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है। सेविंग हमारे पास थी, अगर हमने सेविंग से इन्वेस्टमेंट की है तो उसके लिए हमारा करंट अकाउंट बैलेंस में कुछ ना कुछ बचेगा। लेकिन मान लो मेरे पास बचा हुआ 1 लाख रुपए, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं 2 लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए कहां से आएगा? मुझे कहीं ना कहीं से लोन उठाना पड़ेगा, और वो लोन ही मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरे करंट अकाउंट बैलेंस को नेगेटिव कर देगा। और नेगेटिव बैलेंस क्या शो करता है? लायबिलिटीज, मुझे बैंक को पैसा वापस चुकाना पड़ेगा। तो ये नोट क्या दिखाता है, देखो ये पॉइंट लिखा हुआ है, इफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन नेशनल सेविंग, यानी कि जितना पैसा बचा हुआ है उससे फालतू अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, देन द करंट अकाउंट बैलेंस विल बी नेगेटिव। तो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब आगे